अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, लेकिन कैसे? जी हाँ, नहीं ब्रिक्स की बात अभी हम नहीं कर रहे, डोंट वरी, ब्रिक्स की बात भी करेंगे लेकिन ज़रा सा ठहर के। अभी हम बात कर रहे हैं जी इंडियन एयरलाइन की, जो कि जिसमें के कहा गया कि जी बॉम्ब है, जी हाँ, बॉम्ब की थ्रेट थी, इसके अंदर थ्रेट थी कि जी इसको हो सकता है कि वो पन्नू-शन्नू जो एक बैठे हैं कनाडा, अमेरिका में, हो सकता है उनकी तरफ से थ्रेट हो, लेकिन ख़ैर इसको बताया गया कि थ्रेट है इस एयरलाइन में और इस फ्लाइट के अंदर। और फिर जी हुआ ये कि तकरीबन ये जा रही थी अहमदाबाद से लंदन। जी हाँ, इंडिया का जो स्टेट है या सिटी है अहमदाबाद, वहाँ से ये फ्लाइट जा रही थी। ये जो मैं आपको प्लेन भी दिखा रही हूँ, जी हाँ, ये फ्लाइट जो है ये जा रही थी अहमदाबाद। और उसके बाद बताया ये गया है कि जब पाकिस्तान का एयर स्पेस आया है तो पाकिस्तान में इत्तला की गई है कि इस तरह का थ्रेट है और तकरीबन 1 घंटे और 35 मिनट्स तक जो है पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई। और ये अहमदाबाद से, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, लंदन की तरफ जा रही थी फ्लाइट, लेकिन ये कि खैरियत रही, किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई हादसा जो है वो शुक्र से इसके साथ नहीं हुआ। मगर ये ज़रूर है कि इंडिया को ज़रूर या भारत को ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो खालिस्तान सपोर्टर्स या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर जो कनाडा और बाकी जगह पे जो तरह-तरह के अपनी बातें करते रहते हैं या तरह-तरह के प्रोटेस्ट करते रहते हैं, उनको देख लीजिए कि वो कैसे-कैसे थ्रेट्स दे रहे हैं। और ये वैसे 19 से बोला भी गया था, वो पन्नू की तरफ से, वो पन्नू जो एक लीडर इनका है खालिस्तान वालों का, या वैसे खालिस्तान का जब मैं नाम लेती हूँ तो मुझे वही अपने इंडियन फ्रेंड की ट्वीट याद आ जाती है कि खालिस्तान कहाँ है, खालिस्तान किधर है, खालिस्तान। तो लेकिन खैर कहीं नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन बात सारी ये कि उसके सपोर्टर हैं और उसके लिए जो कुछ अपनी तरफ से मूवमेंट चला रहे हैं, जो कि कनाडा में ही चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल है कनाडा को चाहिए कि कुछ स्पेस दे दो कि भैया ये लड़ाई झगड़े बंद करो, लोगों को डराना धमकाना बंद करो, यहीं कनाडा में खालिस्तान बना लो। तो वहां पर बना ले, वैसे भी ज्यादातर जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं वो रहते भी कनाडा में ही है, तो अब उनको तो वहीं की आदत होगी ना, वो आपकी ठंडी ठंडी हवाएं। और मैंने तो सुना है कि जब सर्दियां जो अभी शुरू हो गई हैं, यानी कि नवंबर से आपको पता ही है कि विंटर सीजन शुरू हो चुका होगा, उस वक्त तो वहां पे बहुत बर्फ पड़ती है और अगर बर्फ घर के आगे से साफ ना करो ना तो फाइन लगा देते हैं। ऐसा भी सुना है मैंने, हमारे कई रिलेटिव्स वहां रहते हैं, तो वो कहते हैं हम रोज सुबह को जाकर ना घर के आगे से बर्फ हटाते हैं। तो ऐसा है कि इन लोगों को वहीं पे रहने की आदत होगी खालिस्तान के सपोर्टर्स को, और ठंडी ठंडी हवाओं में। तो इनके लिए खालिस्तान जो है वो मैं जस्टिन ट्रूडो से कहूंगी कि प्लीज खालिस्तान जो है ना वो आप कनाडा में ही बना दें तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि यहाँ पर आके, या अगर यहाँ आ गए यानी कि भारत आ गए, तो भारत आ गए तो फिर तो बोलेंगे वो लाहौर तक का हिस्सा दे दो या लाहौर से आगे दे दो, हो सकता है इस्लामाबाद तक पहुंच जाए। तो जी मैंने खालिस्तान में नहीं रहना, बस मैंने कह दिया है, ना मुझे अफगानिस्तान रहना ना खालिस्तान रहना, मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। तो इसलिए खालिस्तान वाले जो है वो मेरे ख्याल है कनाडा में ही अपना खालिस्तान बना लें तो बेहतर होगा। खैर बात हम करेंगे ब्रिक्स की। कई लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान आखिर ब्रिक्स में जाना क्यों चाहता था। वो जी मुझे क्या पता, वो मैंने ठेका लेके रखा है हर चीज आपको बताने का, खुद ही सोच लिया करें ना कुछ चीजों को। खामखई तो पहले ही मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है, वो भी आप लोगों की बातों में खर्च हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि शायद वहां पे हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि ब्रिक्स का मतलब वो ईंटें, वो जिससे घर बनाते हैं ना, जी जी जी, बिल्डिंग बनाते हैं। मुझे लग रहा है हमारे लोग वो समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमें भी ब्रिक्स में जाना है, हमें भी ब्रिक्स में जाना है। वो सोच रहे हैं यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चलती ही रहती है, आपको तो पता है ना, डीएचए और फिर डीएचए से आगे आपको पता है कि हमारे कई लोग जो है वो कॉर्नर का प्लॉट और उधर डीएचए बना लेते हैं और इधर डीएचए बना लेते हैं, और इस किस्म की चीजें होती ही रहती हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने सोचा होगा ब्रिक्स में जाके थोड़ी ब्रिक्स ही ले आएंगे फ्री की। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन खैर हम ब्रिक्स में जाना चाह रहे थे, अब भारत ने नहीं आने दिया, ऐसा भी कहा जा रहा है। एक तो भारत को पता नहीं क्या है, हम जहां जाना चाहते हैं वहां आने से हमें रोक देता है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी इकोनॉमी अपनी बेहतर कर ली है, अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक कर ली है, फिर आखिर मोदी जी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। लेकिन खैर अब उनकी जो है वो शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो गई है, तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग ने भी हमारा नाम नहीं रखा। जबकि वो तो चले, भारत के साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है, हमारी दुश्मनी है, हम उनके ऊपर कई जंगें हम लड़ चुके हैं और आगे भी हमें हो सकता है जंगें ना करी तो एयर स्ट्राइक वगैरह तो हमारे यहाँ मजाक चलता रहता है ना वो वाला। लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है, चाइना तो हमारा, वो आपको पता है ना, समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची, पहाड़ से ऊंची, और कौन कौन सी जो है वो हमारी उनकी दोस्ती है चाइना की। मगर जी ना,
चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और चाइना ने भी कोशिश नहीं की कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाए, बल्कि जाकर चाइना ने किया क्या, हाथ मिला लिया, भला किससे, भारत से। जी हाँ, चाइना ने भारत से हाथ मिला लिया और इस वजह से हम ब्रिक्स से बाहर रह गए। लेकिन हमें आदत है बार बार ट्राई करने की, और मेरा ख्याल है हमें ट्राई करते रहना चाहिए हम जब तक कामयाब नहीं हो जाते। और मुझे यकीन है कि कभी ना कभी पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा भी बन ही जाएगा। अब देखिए ना, आप इथोपिया तक को तो रख लिया, उससे तो हम बेटर ही हैं, ठीक है ना। इथोपिया के लोग जो बेचारे, उनके यहाँ तो कितना कहत पड़ा था, कितना उनके यहाँ जो था फूड शॉर्टेज थी और क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनसे तो हम बेटर ही हैं। मांगे तांगे कहीं सही, लेकिन हमारे पास पैसा तो है ना, पैसा पैसा होता है, ठीक है। अब चाहे आपने लोन लिया हो, चाहे आपने छीना हो, चाहे आपने हफ्ता लिया हो, दरा धमका के लिया हो या कुछ भी किया हो, अगर आपके पास पैसा है तो बस ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा है हमारे पास। लेकिन फिर भी देख लीजिए, हमें ब्रिक्स में नहीं रखा, हालांकि हम तो बिल्कुल तैयारी थी, हमारे लोग तो बिल्कुल एकदम रेडी थे कि कब ये खबर आती है और कब ट्विटर पे कहेंगे मुबारक हो। लेकिन खैर, हम ऐसा नहीं कह सके, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वैसे भी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, तो आप लोग जानते हैं। लेकिन खैर, ब्रिक्स जो है उसमें हम नहीं हुए अभी, लेकिन कभी ना कभी हम ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे जरूर। ये आप लोग आज की डेट लिख लीजिए और देख लिएगा कैसा होगा। लेकिन बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत से भिखारी जो हैं वो पकड़े जाते हैं, कभी सऊदी अरब से और कभी कहाँ से और कभी यूएई से, और कहा यह गया कि जी वीजा पॉलिसी सख्त कर दी जाएगी, पाकिस्तान से भिखारी ना भेजे जाएं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने भी कहा, यूएई की गवर्नमेंट ने भी कहा, भारत ने भी हमारा बड़ा मजाक उड़ाया कि ये तो कटोरा लेके घूमते रहते हैं, इनके तो लोग पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए, ये वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं जो मुझे आज सुबह ही पता लगी और मैंने फटाफट लिख ली, और आप लोग जो है ना वो चेक कर लिएगा। ये मैं इंडिया के लोगों से कह रही हूँ, जो हमें बार बार कहते रहते हैं ना कि हम भीख मांगते रहते हैं। हाँ, हम भीख मांगते हैं तो क्या करें, मतलब भूखे सो जाएं, पिज्जा ना खाएं, बर्गर ना खाएं, हम भूखे सो जाएं, जाहिर है भीख मांग के खाते हैं मगर खा लेते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से सारे लोग जो भिखारी ही आपको सऊदिया और दूसरी कंट्री से पकड़े गए। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और वो जाकर कुछ काम वाम भी करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हमें भारत के लोगों के लिए खास तौर पे मैं ये बता रही हूँ कि जो बार बार हमें बार बार कहते हैं कि जी आप लोग भीख मांगते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके भीख मांगते हैं, आपके मिनिस्टर जाके भीख मांगते हैं, आपकी आम पब्लिक भीख मांगती है, उनको मैं ये बता दूं, आज मैंने सुबह न्यूज देखी और ये आपके ही न्यूज टीवी चैनल के ऊपर आ रही थी कि जी लखनऊ में तकरीबन 63 लाख रुपीज जो है वो भीख में दिए जाते हैं, ठीक है। और जो भिखारी हैं लखनऊ के, उनमें से कई ऐसे हैं जो डेली 3000 कमाते हैं। यानी कि लखनऊ जो एक सिटी, एक स्टेट है भारत की, वहां पर डेली जो है ऑलमोस्ट 63 लाख के करीब जो है वो डेली भीख दे देते हैं वहां के लखनऊ के लोग। और उसके बाद होता यह है कि वहां के जो भिखारी हैं, वो कोई कुछ भिखारी ऐसे भी, मतलब सब तो नहीं, लेकिन कुछ भिखारी ऐसे हैं जो डेली 3000 रुपीज कमाते, 3000 रुपीज, इंडियन रुपीज कमाते हैं, आप सोचिए। वैसे ये और बात है कि पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिलता, और शायद अब हम लोग इधर का रुख कर लेते कि चलो सऊदिया क्या जाना, वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल चल के भारत पहुंच जाते हैं और फिर लखनऊ की तरह ढूंढ ही लेंगे। लेकिन खैर, आप लोगों को देखिए कि आपके अपने यहाँ कितना ज्यादा भीख मांगी जा रही है, और आप हमें कहते हैं। हम कम से कम अपने लोगों से तो नहीं मानते, हम कम से कम अपने लोगों से मांगने से बेहतर है कि बाहर जाके मांगा जाए। मतलब अपने तो अपने होते हैं ना, तो हम अपने लोगों से कम तो भीख नहीं मांगते, हम जाकर मांगते हैं। सऊदिया जाते हैं, यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, किसी दूर जगह पे जाकर मेहनत करते हैं। ये नहीं कि अपनी ही स्टेट में खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। तो आप लोग बार ये खबर चेक कर लीजिएगा और आइंदा हम लोगों को कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचिएगा, खैर 3 बार भी सोच सकते हैं। लेकिन खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बता दें कि जी उमर अब्दुल्ला साहब जो कि चीफ मिनिस्टर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के, उनके मोदी जी से मुलाकात हुई है। अब देख लीजिए मोदी जी कितने खुश नजर आ रहे हैं और उमर अब्दुल्ला भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो जी बिल्कुल, और ये जी कश्मीर में जो इलेक्शंस थे उसके ऊपर भी सबकी काफी नजर थी और हमने भी उसके ऊपर कई शोज किए थे, कई बार बात की थी, और लग ये रहा था कि उमर अब्दुल्ला नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इससे साफ जाहिर है कि बिल्कुल ही फेयर इलेक्शंस थे और इसी वजह से उमर अब्दुल्ला जो है वो अब चीफ मिनिस्टर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के। और आप ये भी देखिए कि मोदी जी से मिलने भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ जब हम कश्मीर की बात कर ही रहे हैं तो हम आपको ये भी बताते चलें, कश्मीर में एक बार फिर जो है वो टेरर अटैक हुआ है और वहां पे कई लोगों की जाने गई, तकरीबन
5 से 7 लोगों की जानें गई हैं। बताया जा रहा है कि वो ज़्यादातर लोग जो थे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे। एक बार फिर सबने जो है वो पाकिस्तान की तरफ उँगली उठानी शुरू कर दी है। सुबह भी मैं एक शो में गई थी, वहाँ भी यही बात हो रही थी, लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की तरफ उँगली उठाने से पहले आप लोग ये देखिए कि आपके अपने अंदर कश्मीर में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस किस्म के अटैक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये बात पसंद नहीं आ रही होगी कि एससीओ मीटिंग जो है वो सक्सेसफुली हो गई और डॉक्टर जयशंकर हंसते मुस्कुराते पाकिस्तान आए और हंसते मुस्कुराते ही पाकिस्तान से गए। साथ साथ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कई लोग पसंद नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं वो ठीक हो जाए। और जाहिर है उसमें ऐसे लोग जो हैं वो यही कोशिश करेंगे कि किसी किस्म के इस किस्म के अटैक्स हो। हमें बहुत अफसोस है जिन लोगों की जानें गई, उनके लिए बहुत अफसोस है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलकर इस मसले का या इस इशू का कोई ना कोई हल निकालना होगा, वरना इसी तरीके से अगर अटैक्स चलते रहे, लोगों की जानें जाती नहीं और हम हर बार यही कहते रहे कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान कहेगा हमने नहीं किया, वो कहेंगे जी यहाँ पे ग्रुप्स थे उन्होंने किया, वो कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं थे। तो ये चीजें चलना बंद हो जानी चाहिए और एक दूसरे के साथ बात करके और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अपने अंदर भी देखना होगा, भारत को कश्मीर के अंदर भी देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान में टर्म्स ठीक हो या फिर कश्मीर जो है भारत का हिस्सा उसमें अमन हो। ऐसे लोग डेफिनेटली भारत में भी मौजूद होंगे। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ बात कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और या हम बरसों से देख रहे हैं, तकरीबन 3 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए कि हम ये इशू हर कुछ दिन के बाद आता है और फिर कुछ दिन के बाद इस पे बात होनी बंद हो जाती है। लेकिन आप लोगों को जब तक आप अपने अंदर से ऐसे लोगों को नहीं पकड़ेंगे जो इस किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो यकीनन एक ऐसे पोजीशन पर है कि वो एक दूसरे से बात भी करने की शायद कोशिश कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे। तो हमें अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए। बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं। उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी, उनको रिहा कर दिया गया है और रिहा होते ही बुशरा बीबी जो है वो जी चली गई हैं पेशावर। यानी उनका लग ये रहा था कि वो बनी गाला जाएंगी, लेकिन वो पेशावर चली गई हैं। साथ साथ इमरान खान साहब के लिए कांग्रेस के तकरीबन 60 से ज्यादा मेंबर्स जो हैं, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, 60 से ऊपर मेंबर्स हैं जिन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए जो बाइडेन जो उनके प्रेसिडेंट है अमेरिका के इस वक्त, उनसे राब्ता किया है और कहा है कि जी इमरान खान को रिहा कराया जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी बात की है कि पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही हैं और माइनॉरिटीज की बात भी की गई है। बिल्कुल ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इमरान खान तो वही है जो अमेरिका को बुरा भला कहते थे और इमरान खान तो वही है जो कहते थे कि मेरी तो हुकूमत ही अमेरिका ने गिराई है। और वो एक साइफर लेकर ऐसे 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 इमरान खान ने किया था। तो अब अचानक से इमरान खान की लॉ फॉर्म, इमरान खान के सपोर्टर्स और सब लोग जो है वो अचानक अमेरिका के फेवर में कैसे हो गए, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मेरी बात समझ में से बहुत सी बातें नहीं आती, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं आई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इमरान खान को अचानक से जो है वो अमेरिका ऐसा क्यों लगने लगा कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा, अमेरिका उन्हें निकाल लेगा। वैसे जब से बुशरा बीबी को रिहा किया गया है और तब से लग ये रहा है, तकरीबन वो 9 साल से, सॉरी हाँ 9 मंथ से, सॉरी 9 साल से नहीं, 9 साल तब ज्यादा हो गई, कट कर देना इसको, जरा गड़बड़ हो गई। खैर 9 मंथ से वो जो थी आबिशा बीबी वो जेल में थी और अब उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान भी ऐसा लगता है कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। अब जाहिर है अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे, या तो अंदर जाएंगे या लंदन जाएंगे। दो ही जगह हैं जहाँ वो जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो लंदन जाएंगे। मगर इमरान खान के लिए एक बार फिर जो है रास्ता जो है बनाया जा रहा है और लग ऐसा ही रहा है कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले। वैसे काफी टाइम हो गया इमरान खान साहब को और अब उन्हें बाहर आ ही जाना चाहिए ताकि कुछ काम काज करें। कब तक जेल में बैठकर मटन और बर्गर और क्या कुछ खा रहे हैं इमरान खान साहब के, तो वो मजे जो शायद बाहर बैठे हुए लोगों के नहीं है। पाकिस्तान में लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो
संभलने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, मान लिया आईएमएफ से पैसा आ गया है और गवर्नमेंट जो है वो ये भी कह रही है कि जी महँगाई जो है वो बढ़ नहीं रही, लेकिन जहाँ पहुँच गई है उससे कम भी नहीं हो रही है। ये बात भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आम खाने-पीने की चीज़ें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा महँगी हो चुकी हैं और पब्लिक जो है अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से कारनामे कर चुके हैं वो, कि उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है और पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है। नहीं, पब्लिक परेशान है, पब्लिक के पास जॉब नहीं है, हेल्थ सेक्टर का बुरा हाल है, एजुकेशन सेक्टर का बुरा हाल है, कुछ भी सँभल नहीं पाया है। एक के बाद एक एमओयू साइन होते हुए दिखाते हैं, बार-बार सुबह से रात तक टीवी पर यही चलता रहता है कि जी अब हमने सऊदी अरब से एमओयू साइन कर लिए, अब हमने चाइना से कर लिए, कभी हम अमेरिका से कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमें कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो ये हो रहा है कि तरह-तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तरह-तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया की आवाज़ को दबाया जा सके। जो जर्नलिस्ट बैठकर बात कर रहे हैं, उन्हें रोका जा सके और इसी वजह से कई लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो चले, पहले ऐसा होता था कि 2 चैनल, 4 चैनल ऐसे थे जो हुकूमत का गाना गाते थे या एस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, लेकिन अब तो तकरीबन हर चैनल ही ऐसा हो गया। इसी वजह से लोग जो हैं वो एक-एक करके ही सही, लेकिन वो यूट्यूब की तरफ आते चले जा रहे हैं। उनका ख़्याल ये है कि जब तक यूट्यूब का गला नहीं घोट देते तब तक तो कोई बात की ही जा सकती है। अब ये और बात है कि जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं और दूसरे चैनल्स पे बैठे हैं, वो यूट्यूब चैनल वालों को कोई ख़ास अच्छी नज़र से नहीं देखते, इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि भई अभी तक बात कर रहे हैं, हमसे तो बात ही नहीं की जा रही है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो सँभाला नहीं जा सकता कि आप मीडिया की आवाज़ को भी बंद कर दें या दबा दें या उनको डराएँ-धमकाएँ। उसके बजाय कहीं न कहीं पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, पाकिस्तान के लॉ मेकर्स को या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी जो कि पब्लिक के फ़ेवर में भी हों, अपने फ़ेवर में भी हों और साथ-साथ जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी टर्म्स बेहतर हों। अब आप देख लीजिए कि भारत जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर जो चाबहार पोर्ट बना रहा है, उसके ऊपर काम किस तेज़ी से चल रहा है और किस तेज़ी से बातचीत हो रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, तो हमारा सीपीईसी जो है, वो एक तरह से ऑलमोस्ट बंद पड़ा हुआ है। हर कुछ दिन के बाद हम चाइना को हिलाते हैं और कहते हैं, "अरे भैया, इस पे काम कर लो।" और फिर वो कहते हैं, "अच्छा ठीक है।" फिर वो कुछ पैसा दे देते हैं और होते-होते अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो भारत और चाइना के बीच में जो है वो दोस्ती होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये एक आर्टिफ़िशियल तरीके से दोस्ती हुई है, ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी, लेकिन जितना अरसा भी चलेगी हमारी तो बैंड ही बजा देगी, इसलिए कि ज़ाहिर है फिर चाइना को हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी और वो भारत से डायरेक्ट बात कर लेगा और अपने टर्म्स भी ठीक कर लेगा और हम यही सोचते रह जाएँगे कि जी चाइना को शायद हमारी ज़रूरत होगी और ये खुशफ़हमी जो है वो हमारी कब ख़त्म होने वाली है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द ही हमें शायद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब चाइना भी हमें कोल्ड शोल्डर देने वाला है। बाकी अफ़गानिस्तान के साथ तो हमारा चल ही रहा है 36 का आंकड़ा, आपको पता ही है कि रोज़ ही वहाँ से फायरिंग होती है और टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जी हाँ, बहुत से लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान ने खुद ही बनाया था, जब इसका नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। लेकिन जी बना तो लिया था, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि हमारे ऊपर अटैक शुरू कर दो, हमने तो किसी और के लिए बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या है, लोगों को समझ भी नहीं आती है ना। अफ़गानिस्तान वालों को आपको तो पता ही है। लेकिन साथ-साथ ईरान भी पाकिस्तान से कोई ख़ास खुश नहीं है, इसलिए कि जो गैस पाइपलाइन के ऊपर काम चलना था, वो अभी तक पाकिस्तान शुरू नहीं कर सका है। पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की पाकिस्तान की कंपनीज़ के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस जो हैं, वो लगने का खतरा भी मौजूद है, इसलिए कि अमेरिका का ये सोचना है, ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को, चाइना को या किसी भी दूसरी कंट्री को हथियार देने में जो है वो पेश-पेश है या हथियार देने की कोशिश कर रहा है या दे रहा है। अब बात सारी ये है कि बहरहाल हम किसी न किसी मुश्किल में फँसे ही रहते हैं। एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से अमेरिका है और तीसरी साइड पे भारत। सभी हमसे नाराज़ हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बैलेंस आ जाए और बैलेंस तभी आएगा इन तमाम चीज़ों में जब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी ठीक करेगा। जब हम हर जगह कटोरा लेकर नहीं घूमेंगे या हर जगह लोगों को हमें देखते ही ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा ना हो कि ये पैसा माँग लें, तब जाकर हमारी हालत ऐसी होगी कि हमारे साथ
भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई भी हो, वो हमारे साथ बराबरी के ऊपर ना सही लेकिन एक रिस्पेक्टफुली बात हमसे करेगा। वरना तो अभी जैसे ही हमारे मिनिस्टर्स या हमारे लोगों की शक्ल कोई देखता है, सब फौरन ही अपना वॉलेट कहीं छुपाने चले लग जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं क्या ऐसा होता है, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन ऐसा होता तो फिर यकीनन डॉक्टर जयशंकर भी कहते हैं कि वो यहाँ पे वॉलेट भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, वो अपना वॉलेट लेके गए। बल्कि मेरे तो ख्याल है लाए ही नहीं थे। हमने कहा था कि सर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप जो है ना अपना वॉलेट लेके मत आइएगा, आपका सारा खर्चा पानी हमारा है। और इसीलिए मेरा ख्याल है वो इतने खुश-खुश गए थे कि हमने 1 टका भी उनका नहीं लिया। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा ताकि जब भी कोई मेहमान आए तो हमारे पास इतना कुछ हो कि हमें किसी मेहमान को आते हुए ये ना लगे, ऐसा ना हो मुझसे कोई एमओयू साइन करा लेंगे और उसके बाद कोई पैसा ले लेंगे या कोई कह देंगे लोन दे दो या कोई डोनेशन दे दो। इस तरह के सिलसिले जो हमारे यहाँ चलते चले आ रहे हैं कई बरसों से, उनको खत्म होना होगा। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज तो जी सारा दिन ही है, फ्राइडे है तो काम काम और काम। तो बिल्कुल बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।